हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्ते। मैं विजेंद्र जाखड़े गुड्डा पब्लिक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन फेस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन रिवीजन शुरू कर रहे थे। इसमें पिछले एपिसोड में अपने पढ़ा था, वो इतिहास के पढ़ा था, विश्व का इतिहास में से। इस पार्ट में से बेटा मैंने पहले बता दिया था कि इस पार्ट में से क्वेश्चन आता है, वो आता है 4 अंक का। इसमें से 4 अंक का पहले मैंने आपको बता दिया था कि यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन उदय के क्या कारण थे। ये बोर्ड 2019 में आ चुका था ये क्वेश्चन। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति का विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन किया, तो कृषि क्षेत्र में अनेक परिवर्तन थे कि जो ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो कच्चे माल की ज्यादा जरूरत पड़ी। कच्चे माल की ज्यादा जरूरत पड़ी तो सीड ड्रिल मशीनों का आविष्कार हुआ कि मशीनों से बीजों की बुआई होने लगी। कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया। इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों ने भेड़ के क्लोन को तैयार किया, काफी वजनदार भेड़ें तैयार होने लगे, अधिक दुधारू पशु तैयार होने लगे। ये परिवर्तन आए थे। इसी प्रकार लोहा इस्पात उद्योग में अनेक परिवर्तन आए। आलोडन धमन भट्टियों जैसा निर्माण हुआ। लोहे की जब मांग बढ़ी तो उनको लोहा पहुंचाया जाने लगा। परिवहन में भी काफी परिवर्तन आए थे। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति ने कौन से परिवर्तन किए वो अपने पढ़ लिया था। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि यूरोप के इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के क्या कारण थे। पिछले एपिसोड में ये था। उसके बाद उसके अगले एपिसोड में अपने पढ़ा था, वो था इंपॉर्टेंट जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बातें। देखो, जर्मनी और इटली का एकीकरण सामान्यकरण में चलता है, एक साथ साथ चलता है। तो इटली के एकीकरण की बातें, जर्मनी के एकीकरण की बातें पढ़ ली थी। जर्मनी के एकीकरण में विशेष करके बिस्मार्क का योगदान ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उसने कैसे ऑस्ट्रिया को हराया, कैसे उन्होंने फ्रांस डेनमार्क को हराया, ऑस्ट्रिया को हराया और फ्रांस को हरा करके एक संपूर्ण जर्मनी का, वर्साय के महल में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, एक जर्मन देश बना था। यहां शुरू होता है, वो होता है विश्व इतिहास के रूप में। उसमें आता है इटली। दूसरा एकीकरण होता है इटली का। तो इटली की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए, जर्मनी में तो लगभग 300 रियासतें थी। इटली थे, उसमें 5 विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में बटे हुए थे। इसमें एक घराना था सार्डिनिया पीडमार्ट, जो सबसे बड़ी रियासत थी। इस रियासत में इतालवी घराने का, इटली मूल वंश के जो राजवंश थे उनका शासन था। दूसरा था लोम्बार्डी और वेनेशिया के क्षेत्र, इस पर ऑस्ट्रिया के राजकुमारों का, इसको ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे वो नियंत्रित कर रहे थे। तीसरा था परमा और मेडोना, टस्कनी थे, इस पर हैब्सबर्ग का, फ्रांस का जो एक राजवंश गया हुआ था उसका उनके ऊपर शासन था। जैसे भारत में पांडिचेरी पर पुर्तगालियों का था, पहले प्रारंभ में मुंबई के ऊपर फ्रांसीसियों का था, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार छाई थी। वैसे इनके अलग अलग शासक थे। जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था रोम पर धार्मिक पोप का आधिपत्य था। और 5वीं रियासत थी वो थी सिसिली और नेपल्स थे। इस पर स्पेन जो यूरोप का देश था उसका बुर्दन राजवंश था, उसका आधिपत्य था। इस प्रकार इटली अलग अलग रियासतों में विभाजित था। अब इसका एकीकरण की प्रक्रियाएं तो देखो प्रारंभ हो जाती हैं। यूरोप के इन दोनों ही क्षेत्रों के एकीकरण की प्रक्रियाएं, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। वियना सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, मैंने पूर्व में आपको बता दिया था कि 1815 में रूस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने मिलकर के नेपोलियन को पराजित किया था। उसके बाद में 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद यूरोप में वहां एकत्रित जो राजनीतिज्ञ थे, उन राजनीतिज्ञों ने यह निर्धारित किया था कि यूरोप की जनता को लोकतंत्र और राष्ट्रवादी भावनाओं से दूर रखा जाए। मीन्स उनके ऊपर रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थोप दी जाए। जो 1789 नेपोलियन से भी पहले, 1789 से पहले जो व्यवस्थाएं थी राजवंश की, वो व्यवस्थाएं वापस थोप दी जाए। इन व्यवस्थाओं के साथ ही इटली का एकीकरण प्रारंभ हो गया था। एक क्वेश्चन आएगा 4 अंक का, वो ये आएगा, उसमें 4 अंक वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या थी। तो फर्स्ट बाधा ये थी, फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि इटली के ऊपर विदेशी प्रभुत्व था। यहां देखो, सार्डिनिया पीडमार्ट को छोड़ करके ऑस्ट्रिया का था, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, परमा मेडोना पर, टस्कनी पर हैब्सबर्ग का था, रोम पर पोप का था और सिसिली नेपल्स पर स्पेन के शासकों का शासन था। इस प्रकार से विदेशी प्रभुत्व था। इटली के लोग अगर एकीकरण किसी प्रांत विशेष के, जैसे मान लीजिए सार्डिनिया पीडमार्ट के आम जनता विद्रोह करती है, राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होती है, तो ये राजवंश उस आंदोलन को दबा देते हैं, इसलिए उसका एकीकरण नहीं होने दे रहे थे। दूसरी थी पोप का प्रभाव
कि इटली की जनता पर पोप का गहरा प्रभाव था। पोप नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए। अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा तो जनमत से बनी हुई सरकार बनेगी, कहने का मतलब जनप्रतिनिधि आकर के सरकार का संचालन करेंगे, लिखित संविधान होगा। ऐसी स्थिति में पोप के अधिकारों का हनन हो जाएगा, पोप एक सामान्य जनता की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए पोप इनका एकीकरण नहीं होने दे रहा था। अगर जनता कहीं राष्ट्रवादी आंदोलनों या भावनाओं से प्रेरित होती थी तो पोप द्वारा सेना भेज करके उनको वहां दबा दिया जाता था। तीसरा था, रूढ़िवादी व्यवस्था ही लागू करना चाहते थे। क्यों चाहते थे? कि उस समय यूरोप में अपने पढ़ा था कि कुलीन और राजवंशों का शासन था, ये मुट्ठी भर लोग थे। कुलीन लोग इस बात से डरे हुए थे कि अगर राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर के नवीन सरकार का गठन होगा, ऐसी स्थिति में कुलीन वर्ग के जितने भी अधिकार हैं उन सारे अधिकारों का शोषण हो जाएगा। इसलिए वे अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए इटली का एकीकरण नहीं होने दे रहे थे। चौथी थी, राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था कि इटली की जनता जैसे अपने भी यहाँ पर आए थे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा करके बंगाल, या हम ये कहें कि पूर्वोत्तर सबसे जो उपजाऊ क्षेत्र था उस पर अपना आधिपत्य किया। उसके बाद में उन्होंने मराठाओं को हराया, फिर मैसूर के शासक को हराया, फिर सिखों को हराया। इस प्रकार से अलग अलग संगठित रूप में ये कार्य कर रहे थे। संगठित नहीं हुए थे, हमारे जाकर के हुए थे 100 वर्ष बाद में 1857 की क्रांति में जाकर के भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी भावना आई थी। तो इटली के लोगों में किसी प्रकार की कोई राष्ट्रवादी भावना नहीं थी, उसका अभाव था। और जो राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित अगर कुछ लोग थे जो संगठन बना रहे थे, उन लोगों के ये समझ में नहीं आ रहा था कि इटली का एकीकरण किस व्यवस्थाओं के तहत, किस रूप में और किन वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत किया जाए। ये असमंजस की स्थिति थी, ये इटली का एकीकरण नहीं होने दे रहे थे। तो एकीकरण की प्रमुख बाधाओं के रूप में आप इनको दर्शा देंगे 4 नंबर का। फिर प्रश्न आता है, वो प्रश्न ये आ सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रमुख घटनाएं बताइए, कि एकीकरण की प्रक्रियाओं के कोई 2 बिंदु बताइए। 2-2 नंबर का वो क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इटली के एकीकरण की प्रमुख घटनाओं में आता है, सबसे पहले होता है कार्बोनेरी संगठन की स्थापना। जैसे भारत में भी सबसे पहले बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापना हुई थी, वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की। गोकुलदास जो संस्कृत कॉलेज थी मुंबई में, वहां पर उसकी स्थापना हुई थी। वो क्या था? अंग्रेजों ने तो भारत में अपना सुरक्षा कवच किया था और भारतीय लोगों का उस संगठन में सम्मिलित होकर के सरकार विरोधी नीतियों का विरोध करना था। वैसा ही इस कार्बोनेरी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी, लेकिन इसकी कमजोर राजनीतिक पकड़ थी। कमजोर राजनीतिक पकड़ के कारण ये व्यवस्थाएं हुई थी। हालांकि इन लोगों ने अपनी योजनाएं बनाई थी। योजनाओं में यह कहा था कि इटली के लोगों को एकजुट करो, सारे इटली के लोग एकजुट हो और इन विदेशियों को यहाँ से बाहर भगाओ। इन योजनाओं के साथ क्या था, लेकिन मात्र ये लगभग 20 वर्ष तक कार्य कर सका था। इसकी कमजोर राजनीतिक पकड़ के कारण ये संगठन धीरे धीरे कमजोर हो गया था। उसके बाद में दूसरी घटना घटित होती है, यंग इटली नामक। जोसेफ मैसनी था। जोसेफ मैसनी ने इसे, कहने का मतलब यह है कि कार्बोनेरी संगठन का स्थान लिया था, लेकिन इसका संगठन करता था, इसका वास्तविक निर्माता था वो जोसेफ मैसनी था। उन्होंने मैजनी एक आदर्शवादी कवि था, बहुत ही शानदार और आदर्शवादी कवि था। वो लोगों में क्रांतिकारी भावनाएं पैदा करने के लिए, ये कही जाती है विद्वानों द्वारा कि इटली का वास्तविक दर्पण जिसको कहा जाए, इटली के लोगों में जो राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करनी है, इटली के युवाओं में जो कार्य करना है, वो कार्य सारा का सारा जोसेफ मैजनी द्वारा किया गया था। इसके 3 प्रमुख नारे थे, 1830-31 में आए थे। पहला था, वो था परमात्मा पर विश्वास करो, कि ईश्वर कोई चीज है उस पर विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर पर तो उसका लिंक एक हो जाएगा। अब यहाँ पोप पर विश्वास करो, हैब्सबर्ग राजवंशों पर करो, ऑस्ट्रिया के राजवंशों पर करो, इतालवी घराने पर करो, इन पर नहीं, सिर्फ परमात्मा पर, कि जनता को एक पॉइंट विशेष से जोड़ा जाए ताकि कारण इटली के लोगों में एकीकरण की भावना उत्पन्न हो। दूसरा था कि सभी इटली के लोग हैं वो एक जगह मिल जाओ, एक संगठित बन जाओ। जब तक हम संगठित नहीं बनेंगे हम इटली का एकीकरण नहीं कर पाएंगे। और तीसरा दिया था कि इटली को इन विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराओ। उन्होंने आकर के, जोसेफ मैजनी ने यह कहा था कि अगर किसी देश में क्रांति लानी है, अगर किसी देश में क्रांति लानी है तो क्रांति और आंदोलनों की बागडोर है वो युवाओं को सौंप दो। युवाओं के हृदय के अंदर देश के प्रति शहादत, बलिदान, त्याग और शौर्य की भावना होती है, क्योंकि व्यक्ति बड़ा होता है, उनके घर गृहस्थी लग जाती है, उनके बूढ़े माँ बाप की टेंशन हो जाती है या फिर बच्चों की टेंशन हो जाती है, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। युवा का मतलब है कि 17-18 साल से लेकर के 25 साल तक का अगर कोई युवा है, उसमें सिर्फ देश की भावना होती है, उसके परिवार के पीछे कोई टेंशन नहीं होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर देश में क्रांति लानी है तो आंदोलन की बागडोर
और युवाओं को सौंप दो। और मेजनी था वो इटली के युवकों में एक देवदूत था, एक दर्शन करने योग्य था, उसको काफी पवित्र मानते थे और उनकी बातों पर विश्वास करके इटली के लोगों में एकता उत्पन्न करने में, इसलिए कहा जाता है कि इटली के लोगों को संगठन करने में जूसेप मेजनी का सबसे बड़ा योगदान था। यह आ जाएंगी प्रमुख घटनाएं। इसके बाद में अलग अलग रूप में आएगा वो प्रश्न ये आएगा कि इटली के एकीकरण में, ये बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया है कि जूसेप मेजनी का योगदान बताइए। जूसेप मेजनी का जन्म हुआ था वो 1805 ईस्वी के अंदर जेनेवा शहर में हुआ था। उनके पिता थे वो एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर थे, कि एक डॉक्टर की जहाँ ट्रेनिंग कराई जाती थी उसमें शरीर रचना विज्ञान के वो प्रोफेसर थे। पिता अपने पुत्र को डॉक्टर बनाना चाहते थे और डॉक्टर बनाने के बाद में वो उनको एक अच्छे जगह पर स्थापित करना चाहते थे, लेकिन मेजनी एक घुमक्कड़ स्वभाव का था, उनको उसमें कोई रुचि नहीं लगती थी। वो घर से निकल जाता था और घूमता फिरता रहता था और वो इटली का एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति बना था। उसके पिता, उसके बाद में एक नौसैनिक षड्यंत्र के लिए उसको 1831 ईस्वी में एक नौसैनिक षड्यंत्र स्थापित किया गया। उस षड्यंत्र के लिए मेजनी ने स्वयं ने बागडोर संभाली थी और वो षड्यंत्र, नौसैनिक षड्यंत्र असफल हो गया था। मेजनी को गिरफ्तार किया गया, देशद्रोह का मुकदमा चला और उनको जेल में बंद कर दिया गया। ये इटली के एकीकरण की पहली घटना है कि मेजनी ने ऐसा कार्य करके दिखाया कि इटली के युवकों में साहस उत्पन्न हुआ, उन लोगों को ये विश्वास हुआ और उस विश्वास के साथ वो आगे बढ़े, तो धीरे धीरे इटली की जनता एकीकृत होने लग गई थी। दूसरा प्रश्न आएगा, वो प्रश्न आएगा एकीकरण में कैमिलो डी काबूर का योगदान। तो इस काबूर का जन्म हुआ था वो 1810 ईस्वी में ट्यूरिन शहर में हुआ था और इन्होंने एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके एक समृद्ध परिवार से, एक सामंत परिवार से इनका जन्म हुआ था। इनके पिता काफी पूंजीपति थे, उनके घर में इनका जन्म हुआ था। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद में सेना में कार्य करना शुरू कर दिया। उस सेना के कार्यों के दौरान ही इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी और इंग्लैंड की संसदीय शासन व्यवस्था को, वहां की राजनीति का आकर के इन्होंने अध्ययन किया, तो वहां की संसदीय व्यवस्था से यह काफी प्रभावित हुआ और उन्होंने विचार बनाया कि मैं वापस जाकर के मेरे देश इटली को एकीकृत करूंगा और उसमें ऐसी संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना करूंगा। इस योजना के साथ उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और राजनीति को अपना आधार बना करके इटली के एकीकरण में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ न्योछावर कर दिया था। उन्होंने लोकतंत्र स्थापना करने के लिए सार्डिनिया पीडमांट का जो प्रथम संसद का चुनाव हुआ था, उस संसद के चुनाव में वो निर्वाचित होकर के संसद में पहली बार पहुंचे थे और पहली बार पहुंचते ही उनको 1847 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट के सम्राट विक्टर इमैनुअल सेकंड ने उसको वित्त मंत्री बनाया था और उस पद पर रहते हुए उन्होंने फाइनेंस संबंधी, देश के बजट संबंधी, मतलब सार्डिनिया पीडमांट की, देखो इटली का एकीकरण हो रहा है, इस बात को समझना आप व्यवस्थित तरीके से कि इसको एकीकृत करने के लिए उन्होंने इस पद पर रहते हुए काफी बजट संबंधी व्यवस्थाएं बनाई और इटली को संगठित करने का उन्होंने प्रयास किया। उनकी योग्यताओं को देखते हुए 1852 ईस्वी के अंदर उसको सार्डिनिया पीडमांट का चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री बना दिया। ये कार्य विक्टर इमैनुअल सेकंड ने किया, क्योंकि इमैनुअल सेकंड था वो काबूर की जो योजनाएं थी उनसे काफी प्रभावित हो गया था। काबूर देखो न तो कोई क्रांतिकारी था, न वो कोई लोकतंत्र में विश्वास, इतना ज्यादा विश्वास करता था कि एक तंत्र कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्थाओं में नहीं करता था। वो एक महान कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिक विचारों वाला व्यक्ति था कि किसी भी प्रकार संगठित करके, और काबूर को इस बात का पता था कि इटली का अगर एकीकरण करना है तो विदेशी ताकतों को बाहर निकालना पड़ेगा और इटली के सार्डिनिया पीडमांट के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो बिना किसी विदेशी सहायता के ऑस्ट्रिया को बाहर निकाल सकता है। इसलिए उन्होंने सहायता लेने के लिए फ्रांस के साथ मित्रता की, साथ में उन्होंने जो प्रमुख क्षेत्र था जर्मनी के एकीकरण में, जो प्रसा था, प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क से उन्होंने कूटनीतिक संबंध बनाए, गुप्त संधियां की। उन संधियों के आधार पर वो इटली के एकीकरण के लिए आगे बढ़ता है। उन्होंने उस समय क्रीमिया जो यूरोप का क्षेत्र था ये सौंप रखा था 1815 वियना सम्मेलन के बाद में। ये नेतृत्व में था फ्रांस के। फ्रांस में क्रीमिया के लोग थे, ये फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध विरोध कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए काबूर ने अपनी सेना को भेज करके फ्रांस की सहायता की थी। यहाँ से नेपोलियन की वो सहानुभूति प्राप्त कर चुका था। देखो यूरोप के अंदर दो ही बड़े राष्ट्र थे, उसमें एक राष्ट्र था, हालांकि रूस भी था लेकिन रूस की कोई विशेष भूमिका नहीं थी, एक था फ्रांस और एक था इंग्लैंड।
फ्रांस था उसकी यूरोपियन देशों की राजनीति में हस्तक्षेप था, जबकि इंग्लैंड का यूरोपियन स्थानीय राजनीति में कोई विश्वास नहीं था। वो औपनिवेशिक प्रक्रियाओं में विश्व के अन्य देशों को उपनिवेश बना करके अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं और अपना आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा था। क्रीमिया में जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में काबूल ने उसकी सैनिक सहायता की थी। इसके बाद देखो यहाँ ऑस्ट्रिया के जो राजवंश हैं, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि सार्डिनिया पीडमार्ट का ये प्रधानमंत्री काबूल है, उस काबूल को पेरिस में एक सम्मेलन होना था, इस सम्मेलन में भाग नहीं लेने दे रहा था। पूर्ण जोर ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रेडरिक था, वो पूरा जोर लगा रहा था कि किसी भी सूरत में काबूल को इस सम्मेलन में सम्मिलित नहीं किया जाए। लेकिन इस क्रीमिया संघर्ष के अंदर फ्रांस की सहायता करके काबूल ने सहानुभूति प्राप्त कर ली थी और ये फ्रांस के राजधानी पेरिस में आयोजित था, इसलिए फ्रांस ने वहाँ के प्रधानमंत्री काबूल को आमंत्रित किया। जब काबूल वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, उसमें यूरोपियन देशों के शक्तिशाली देशों के राजनीतिक एकत्रित हो रहे थे। जब काबूल का अवसर आया, जब काबूल का अवसर आया तो उस अवसर के दौरान ये व्यवस्थाएं शुरू हुई। काबूल ने खड़े होकर के अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर ये प्रावधान किया कि किसी भी सूरत में आज जो इटली की स्थिति दयनीय स्थिति हो रही है, इस दयनीय स्थिति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है ऑस्ट्रिया। इस प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रिया का बड़ा विरोध शुरू हो जाता है। उस विरोध के कारण क्या होता है कि ऑस्ट्रिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कमजोर हो जाती है। इसका फायदा होता है, वो होता है काबूल को। अब काबूल को जब ये फायदा होता है तो उसी समय संयोग से होता है और नेपोलियन थर्ड था, ये सार्डिनिया पीडमार्ट की सीमा के समीप आकर के ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 महीने की छुट्टी बिताने के लिए आ रहा था। काबूल ने बिना किसी औपचारिकता के सूचना दिए हुए कि देखा होगा आपने, एक से दूसरे राष्ट्र में अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो पूर्व सूचना दी जाती है, लेकिन काबूल ने इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी और बिना किसी सूचना के काबूल कहाँ पहुँच जाता है, नेपोलियन थर्ड के शिविर में पहुँच जाता है और दोनों के बीच एक समझौता होता है। उस समझौते को बोला जाता है प्लोम्बियर समझौता। प्लोम्बियर समझौते में क्या तय हुआ? ये तय हुआ कि अगर सार्डिनिया पीडमार्ट ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अटैक करता है, अगर सार्डिनिया पीडमार्ट ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अटैक करता है, ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जाएगा कि नेपोलियन है वो उसको 2 लाख की सैनिक सहायता देगा। राइट, कि 2 लाख की सैनिक सहायता देगा। 2 लाख की सैनिक सहायता से क्या किया जाएगा कि 2 लाख की सैनिक सहायता अगर सार्डिनिया पीडमार्ट को मिलता है तो सार्डिनिया पीडमार्ट की सैनिक शक्ति काफी मजबूत हो जाती है। एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये हुई कि फ्रांस नहीं चाहता था कि पोप है उसका आधिपत्य छीना जाए। फ्रांस ने यह कहा कि रोम, परमा, मेडोना और टस्कनी और रोम के प्रांत यूं के यूं बने रहेंगे, आपको मिल जाएंगे। वेनेशिया मिल जाएगा, लोम्बार्डी और वेनेशिया आपको मिल जाएंगे। इसके बदले नेपोलियन को प्राप्त होगा नीस नगर, जो फ्रांस की सीमा के समीप था। ये नीस नगर होगा। नीस और सेवाय के नगर हैं, ये नगर किसको प्राप्त होंगे? ये नेपोलियन को प्राप्त हो जाएंगे। चलो जी, दूसरी शर्त भी मान्य हो गई। तीसरी शर्त ये तय हुई कि विक्टर इमैनुअल है वो अपनी पुत्री की शादी करेगा, वो जोसेफ से, जो नेपोलियन का पुत्र था, उस राजकुमार से उनकी शादी तय करने के लिए दोनों के बीच में समझौता होता है। और ये प्रावधान किया जाता है कि सार्डिनिया पीडमार्ट है ये साइलेंट रहेगा, ये आक्रमण नहीं करेगा। वेनेशिया को ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी लोम्बार्डी और वेनेशिया के द्वारा कि वो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन करें, कि अपने राज्य में राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए जुलूस निकालें, आंदोलन करें। उस आंदोलन में काबूल ने अपनी सहमति देनी शुरू कर दी थी। ऐसी स्थिति में जब आंदोलन तेज होते हैं तो उन तेज आंदोलनों के दौरान सिर्फ सार्डिनिया पीडमार्ट या हम ये कहें कि काबूल था, वो सिर्फ आत्मरक्षा बचाव के लिए रहे और ऑस्ट्रिया को उकसाए। और स्थिति यही हुई कि वो ऑस्ट्रिया को उकसाने के लिए सिर्फ 5 मिनट को रहे, ऑस्ट्रिया को उकसाने के लिए ये कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था। और ऑस्ट्रिया ने जो ही अटैक करता है, दोनों के बीच में 29 अप्रैल 1859 ईस्वी को युद्ध शुरू हो जाता है। उसी समय देखो जर्मनी का एकीकरण चल रहा है, बिस्मार्क भी ऑस्ट्रिया पर अटैक कर रहा है उसी समय। तो ऑस्ट्रिया की सेना चारों ओर बिखर जाती है कि ऑस्ट्रिया इन प्रांतों की वो सेवा सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन नेपोलियन था, उन्होंने 10 नवंबर 1859 ईस्वी को
काबूल को बिना किसी सूचना के ऑस्ट्रिया के सम्राट से समझौता कर लेता है कि मैं मेरी सेनाएं उसको हटा रहा हूँ। इसका काबूल को जो पता चलता है तो काबूल काफ़ी दुखद होते हैं और अपने पद से इस्तीफा भी दे देते हैं। सार्डिनिया पीडमांट के लोगों को बहुत नुकसान होता है और विक्टर इमैनुएल सेकंड है वो ज्यूरिख समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उस हस्ताक्षर के कारण इटली के एकीकरण का दूसरा चरण पूर्ण होता है, उसमें मिल जाते हैं। उसके बाद में इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी का योगदान। इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी है। गेरिबाल्डी का जन्म है 1807 ईस्वी में नीस नगर में हुआ था। इनके घर वाले इनको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त की कि ये कुछ लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सके तथा अपनी भावनाओं को सामने के सामने रख सके। और ये क्रांतिकारी घुमक्कड़ स्वभाव का हो गया था और ये घूमने लग गया था। ये विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं करता था। इसी दौरान जब ये पहुंचा तो 1833 ईस्वी में ये यंग इटली का महान सदस्य बन गया था और यंग इटली का एक सक्रिय सदस्य बन गया था। और सक्रिय सदस्य बनने के बाद में इन्होंने एक लिंगुरिया के नौसैनिक षड्यंत्र में भाग लिया था। षड्यंत्र असफल हो जाता है। उसके ऊपर 1834 में मुकदमा चलता है और यहाँ से इसको मृत्यु जो मौत सजा मिलती है, फांसी की सजा मिलती है, लेकिन यहाँ से छुप करके निकल जाता है और दक्षिण अमेरिका पहुँच करके वहाँ पर ये क्या कार्य करता है कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति सीखता है। छापामार युद्ध प्रणाली सीखने के बाद में ये वापस 1854 में आता है तो विक्टर इमैनुएल सेकंड इसका स्वागत करता है। इन्होंने एक संगठन चलाया था, रेड शर्ट लाल कुर्ती नामक स्वयं सेवकों का संगठन चलाया था और इन्होंने 1000 स्वयं सेवकों को लेकर के सिसिली और नेपल्स के लिए ये सिसिली के ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण में इसको विजय मिल जाती है। नेपल्स को जो विजय करने के लिए जाता है तो सेवाई नामक स्थान के ऊपर टियानो नामक जो स्थान था उस स्थान के ऊपर विक्टर इमैनुएल सेकंड से इसकी मुलाकात होती है। यह अपने सभी अधिकार और अपने सभी सैनिक थे वो विक्टर इमैनुएल को सौंप देता है और उसको इटली का एकीकृत मान लेता है। उसके बाद में बेटा देखो रोम का विलय होता है, यह अंतिम चरण होता है। रोम के विलय के लिए जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उनको आप अपने पाठ्य पुस्तक में रहें, घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें।